उत्तराखंड में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और सभी उम्मीदवार अपनी अपनी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में कर्णप्रयाग विधानसभा से कांग्रेस के 35 सालों से भी लंबे अनुभव के युवा निष्ठावान और ऊर्जावान सुरेश कुमार बिष्ट ने भी ताल ठोकी है और वो कर्णप्रयाग विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने विधानसभा में काम किया है, युवाओं को जोड़ा है और संगठन के लिए निरंतर 35 सालों से काम कर रहे हैं। पार्टी के साथ लंबा अनुभव और लगातार पार्टी के सिपाही बनकर कार्य करते हुए उम्मीद जताई कि इस बार पार्टी उन पर भरोसा करेगी और कर्णप्रयाग विधानसभा से उन्हें टिकट देगी। संभावित उम्मीदवारों में उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। देखिए क्या कहा उन्होंने दिल्ली आने पर। जो कारनामे हैं, जो ये जनता के साथ छल कर रहे हैं, उससे बिल्कुल क्लियर है कि इस समय भारत में, पूरे भारतवर्ष में जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भाजपा विरोधी एक लहर चल रही है। और निश्चित रूप से मुझे ये लगता है कि कांग्रेस इन 5 जगह कांग्रेस आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। हाँ, मैं इसमें दावेदारी कर रहा हूँ और निश्चित रूप से दावेदारी इसलिए भी कर रहा हूँ कि मैं पिछले 35 वर्षों से निस्वार्थ कांग्रेस पार्टी में एक सिपाही की तरह काम कर रहा हूं और आज तक चाहे पार्टी का कोई भी आदेश हुआ 2007, 2012, 2017 में भी मैंने दावेदारी की और पार्टी के द्वारा मुझसे आगे जिस भी नेता को टिकट दिया गया, मैंने पूरे तन मन धन से, पूरी निष्ठा से कांग्रेस के लिए काम किया और पार्टी के सिंबल पर पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए काम किया। और आज निश्चित रूप से मैं आश्वस्त हूँ कि मेरे कामों को देखते हुए, हम लोगों की निस्वार्थ भावना को देखते हुए, और चाहे वो कोई भी रहा हो, कोरोना काल में आप देखेंगे या त्रासदी जो केदारनाथ में आई थी वो देखेंगे, या विभिन्न जगहों पे पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैंने काम किया है और लोगों के बीच में निश्चित रूप से पार्टी ने सर्वे करवाई है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस समय पार्टी हमें कर्णप्रयाग का सेवा करने का मौका देगी। हमारे यहाँ की जो प्रश्न है, हमारा बहुत सही प्रश्न आपने किया। मैं बार बार वही कहता हूँ कि जब से हमारी गवर्नमेंट हटी 2017 के बाद आप देखेंगे हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में कि कोई भी विकास का काम शुरू नहीं हुआ है और जो हुए थे वो जहाँ पे हुए थे वहाँ पे अटक के रह गए हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि इनको कभी धर्म के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी आपस में लड़ाने के नाम पे ये लोग वोट लेते रहे हैं। और निश्चित रूप से एक कांग्रेस का एक इतिहास रहा है कि कांग्रेस ने वोट अपने काम पे मांगा है कि अगर हमने काम किया है तो हमको वोट दो। और अब जनता 2017 में किसी और पार्टी की सरकार के बाद अपने को ठगी हुई महसूस कर रही है और वास्तव में समझ रही है कि हमसे गलती हुई है और इस समय पूर्ण बहुमत में हम लोग आएंगे, 60+ हम लोग आएंगे, ये बात बिल्कुल तय है। आम आदमी पार्टी को हमारे यहाँ एक कहावत चल रही है कि भाई जिसने जो दिल्ली का ना हो सका वो उत्तराखंड का क्या होगा। देखिए, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है और मुझे तो अब लगता है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं रह गया है। ऐसी बातूनी ये वीर हैं, बातों के वीर हैं और ग्राउंड में कोई काम नहीं। जो पलायन है उसके जो मुख्य कारण है उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज वो शिक्षा की है, उसके बाद स्वास्थ्य की। 2 चीज़ें बिल्कुल मैं अभी भी मानता हूँ कि हमको सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य में स्थिति ये है कि जहाँ पे हॉस्पिटल खुले हुए हैं वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। शिक्षा की स्थिति ये है कि बिल्कुल एक जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ऐसी शिक्षा की जो कि रोजगार परक शिक्षा हो, वो कहीं अप्लाई उसका नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित रूप से हम जब हमारी गवर्नमेंट थी तब भी ये काम शुरू हुआ था और अभी भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वास्तव में पहाड़ों के लिए जो योजनाएं हैं, परम आदरणीय हरीश रावत जी ने जो योजनाएं शुरू की थी, उन सारी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। जबकि पहाड़ों के लिए, वो पहाड़ों के विकास के लिए वो मील का पत्थर साबित हो रहे थे। जिस ढंग से गेस्ट टीचर आज स्कूलों में पढ़ाई के लिए रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं, उसी ढंग से गेस्ट डॉक्टरों की बात की गई थी हरीश रावत जी के द्वारा, जो लगभग शुरू भी हो चुकी थी, लेकिन गवर्नमेंट जाते ही वो सारी योजनाएं बंद कर दी गई, ठप कर दी गई, जिसका खामियाजा
पहाड़ की जनता भुगत रही है। सर ये मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी मॉडल लाइए, लेकिन वो कम से कम सक्सेस हो। इनका कोई मॉडल सक्सेस नहीं है, क्योंकि ये अंदर से कोई काम ही नहीं करना चाहते हैं। जब चुनाव की बात आई 6 महीने पहले से इनको लगा कि भाई पहले इन्होंने मुख्यमंत्री 3 मुख्यमंत्री बदल के ना ये काम नहीं कर पा रहा है, ना वो काम नहीं कर पा रहा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये स्वयं एक्सेप्ट किया है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं। अब लास्ट 6 महीने में ये धामी जी को लाए हैं। धामी जी क्या करेंगे इस 6 महीने में, वो आप सब देख रहे हैं। सिवा घोषणाओं के कुछ नहीं हो पा रहा है। काम हम करेंगे, हमारी पार्टी करेगी। को फायदा अपने किए गए कार्यों के वजह से होगा, और कांग्रेस को फायदा जो ये सरकारें नहीं कर पा रही हैं उसके कारण फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं, आपने बिल्कुल सही बताया। जैसे 3 मंत्री और 6 विधायक अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं। तो एक ये कहावत भी है कि डूबते हुए जहाज को आदमी भागना चाहता है उससे, और यही स्थिति। और अभी भी उम्मीद है कि 6 और विधायक छोड़ सकते हैं। बिल्कुल पूरी खाली होगी, मतलब आप देख लीजिएगा, क्योंकि काम नहीं कर पा रहे हैं। पब्लिक के बीच में आपको बताना पड़ेगा कि मैंने अपने क्षेत्र में क्या काम किया है। पब्लिक के बीच में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मैंने ये काम किए हैं, इसलिए मुझे वोट दो। अब ये मोमडन है इसलिए इसको मुझे वोट दो, ये बाहर का है इसलिए मुझे वोट दो, हम राम मंदिर बनाएंगे इसलिए हमको वोट दो, ये बात जा चुकी है। और निश्चित रूप से आज का जो चुनाव होगा, चाहे वो 5 प्रदेशों की मैं बात कर रहा हूँ, वो काम पे वो चुनाव होगा। काम का हिसाब जनता मांगेगी, और भारतीय जनता पार्टी बाहर। बहुत ज़रूरी है, चकबंदी का होना बहुत ज़रूरी है। इससे एक्चुअली हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो उत्तराखंड है, वहाँ लगभग 50% लोग आज भी कृषि आधारित कामों पे लगे, रोजगार पे लगे। लेकिन हमारे चकबंदी की बात तो बहुत पहले ही हरीश रावत जी ने की थी, जिनको इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। और उसके बाद फिर जब इनको लगा कि यार ये थोड़ा महत्वपूर्ण योजना है, तो उसको फिर से बाहर निकाल दिया। मैं एक चीज़ का पक्षधर हूँ कि वो किसी भी गवर्नमेंट ने अगर किया हो, अगर वो जन उपयोगी है, वो अगर क्षेत्र के हित में है, तो दूसरी पार्टी को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो उन योजनाओं को बंद करे, बल्कि उन योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। कानून आपको याद होगा, भू कानून के रूप में एक किया गया था कि भाई बाहर, अब फिर हम गैरसैंण राजधानी की बात कर रहे हैं। गैरसैंण में इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी है। अब आप ये बताइए कि वहाँ अगर आज भी भू माफिया हजारों लाखों स्क्वायर फीट अपनी ज़मीन खरीद रहे हैं, औने पौने दामों में खरीद रहे हैं, तो उस राजधानी का, उस उत्तराखंड का मतलब क्या होगा जब वहाँ फिर भू माफियाओं ने ही भरना है? तो इसका मतलब क्या है? इसलिए उस कानून को भी बिल्कुल लाना पड़ेगा जो पहले शुरू हुआ था। और आदरणीय त्रिवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हटाते ही उन्होंने पहले 14 नाली ज़मीन अपनी भराड़ीसैंण में खरीदी, और उसके बाद वो फिर शुरू हो गया। और आज वही स्थिति है कि जो धनाढ्य लोग हैं, देखिए हमारा जो क्षेत्र है वो आर्थिक रूप से कमजोर है, ये बात तय है। बाहर के लोग जाके औने पौने दामों पे ज़मीन खरीद रहे हैं, और जिसका कि भविष्य में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, और मेरी ये चेतावनी भी है सरकारों को, कि भविष्य में ये हमारे गले की हड्डी बनेगी, और निश्चित रूप से हम फिर वहीं आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे। इसके लिए उत्तराखंड राज्य बना। मैं तो स्वयं उत्तराखंड आंदोलनकारी भी रहा हूँ, और बहुत अग्रणी आंदोलनकारियों में मैं हूँ। तो निश्चित रूप से ये कानून शुरू होना चाहिए, ताकि उत्तराखंड का भला हो सके। पिछड़े लोगों की सरकार है कांग्रेस सरकार, जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनकी अपनी सरकार है, इनके हित में महिलाओं की सरकार है। इन सारे वर्गों के हित में जो भी कानून लाने होंगे, या जो भी कानून ख़त्म करवाने होंगे, बिल्कुल किया जाए। सर, आप हमारे माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? किस बेस पे आपको वोट दे, और क्या आपकी योजनाएं रहेगी? यदि मैंने अपने क्षेत्र में पूरे निस्वार्थ भाव से काम किया है, यदि मैंने अपने क्षेत्र में पूरे मैं कह सकता हूं कि हर वक्त मैं जनता के बीच में रहा हूं, अगर जनता समझती है कि मैं उनके कार्यों को आगे बढ़ा सकता हूं, जो काम कांग्रेस सरकार में छूट गए थे, स्वर्गीय मैखुरी जी जब हमारे विधायक थे तब वो काम छूट गए थे, उनको आगे बढ़ा सकता हूं, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जनता साथ देगी और हमें हमारा साथ देगी।